नमस्कार दोस्तों। नासिक से मैं आरजी दीपक चौहान। दोस्तों, मुझे कुछ दिनों से आपके कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं कि आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, प्रथम मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक्स टू माय ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी नहीं, मेरे जीवन की एक याद लाया हूँ। और ये याद स्टोरी बनकर मेरे सामने आ गई। इस याद का मतलब इस स्टोरी का शीर्षक है आरती। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आरती। शाम का समय था। ठंड के दिन शुरू हो चुके थे और जल्दी जल्दी में मैं अपने घर से अपना स्वेटर लेना भूल गया था। वैसे हर शाम में यहाँ मंदिर परिसर का वातावरण बहुत ही प्रसन्न और पवित्र होता है। दीपों की जगमगाहट, सभी छोटे बड़े मंदिर में बजती हुई घंटियां, कहीं पूजा पाठ तो कहीं आरतियां। यह सारा मनोरम दृश्य है हमारे नासिक के पंचवटी एरिया का। कुछ दिनों से श्रीमती जी की जिद थी कि मैं उसके साथ एक बार श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने चलूं। मेरी अक्सर कहीं भी निर्धारित समय के बाद मतलब देरी से पहुंचने की गलत आदत, लेकिन आज पता नहीं मैं कैसे उस मंदिर के लिए बिफोर टाइम पहुंच गया था। मंदिर के सामने रामकुंड गंगा गोदावरी के तट पर सीमेंट से बनी एक कुर्सी पर मैं अपनी श्रीमती जी का इंतजार कर रहा था। वो ऑफिस से डायरेक्ट मंदिर के लिए निकल चुकी थी। वहां एक मंदिर के बाहर एक छोटी सी गुड़िया फूल मालाएं बेच रही थी। फूलहार ले लो, अच्छे अच्छे फूलों की मालाएं ले लो। मुझे उसकी यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, या शायद मैं उसकी आवाज बहुत पहले या भूतकाल में कभी सुन चुका था। कुछ तो बात थी दिमाग में, उसे याद करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा था। एक पुरानी धुंधली सी यादों में मैं खो गया। एक रोती हुई छोटी बच्ची की आवाज, माँ, माँ, माँ। आरती अपनी माँ की तस्वीर के सामने सिर पटक पटक कर रो रही थी। स्कूल से हम दोनों साथ ही निकले थे। मैंने उसे काफी समझाया, मत रो आरती, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी पता नहीं था कि आरती की मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। उसे उसके घर तक छोड़ने के बाद जब मुझे उसके रोने की आवाज सुनाई दी, तब मैंने उसे घर की खिड़की की एक फट में से देखा। वह अपनी मम्मी की तस्वीर से रोते हुए बात कर रही थी। कुछ देर बाद वह अपनी दोनों हथेलियों से आके पोंछते हुए घर में कुछ खाने का ढूंढ रही थी, लेकिन उसे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे कमजोरी मालूम हो रही थी। मैं ऐसी किसी की परिस्थिति जिंदगी में पहली बार देख रहा था। मुझे यह सब कुछ देखा न जा रहा था। मैं अपने घर पहुंचा। अमित बेटा, जल्द हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। मैं काफी शांत उदास अवस्था में था, कुछ समझ नहीं रहा था। मम्मी ने 2 आलू के पराठे एक प्लेट में लाकर दिए। मैंने अपनी नोटबुक के 2 पन्ने फाड़कर उसमें वो दोनों आलू के पराठे लपेटकर आरती के घर भागते भागते पहुंचा और उसे अपने हाथों से मैंने दोनों पराठे खिलाए। आरती ने कहा, अमित, तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। तुम बड़े नसीब वाले हो अमित, तुम्हारे पास माँ है। तब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय मैं और आरती दूसरी कक्षा के विद्यार्थी थे। जब आरती 2 वर्ष की थी, तब एक एक्सीडेंट में उसकी मम्मी और पापा इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब वो अपने एक दूर के रिश्तेदार
जो काफ़ी बुजुर्ग महिला थी, उनके साथ हरिपुर गांव में रहती थी। उस गांव के रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहाँ वे दोनों पूजा के लिए फूल हार बेचती थी। मैं जब घर पहुंचा तो मम्मी ने फिर से 2 आलू के पराठे मेरे सामने रख दिए। मैंने कहा, मम्मी, मैंने ऑलरेडी 2 पराठे खा लिए। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूँ। किसी दिन अपने वो दोस्त से हमें भी मिलाओ जिसके लिए तुम आलू के पराठे ले गए थे। मम्मी, आरती नाम है उसका, मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ती है। उसके मम्मी पापा नहीं है, उसकी एक बुजुर्ग रिश्तेदार के साथ वो रहती है। और मम्मी, हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, उन्होंने आरती के दोनों हाथों पर लकड़ी की छड़ी से बहुत मारा। यह बात सुनकर अमित की मम्मी को गुस्सा आना स्वाभाविक था। दूसरे दिन अमित की मम्मी स्कूल पहुंचे। अमित की मम्मी स्कूल के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी थी। अमित की मम्मी ने पहले तो आरती को गले लगाते हुए कहा, हेलो आरती बेटा, मैं अमित की मम्मी, कैसी हो आप? आलू के पराठे अच्छे लगे आपको? बहुत अच्छे थे आंटी जी। आरती के मासूम चेहरे पर मानो बहुत लंबे समय बाद मुस्कुराहट आई थी। थोड़ी देर बाद उस टीचर से अमित की मम्मी की मुलाकात हुई। उन्होंने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। अमित और आरती को पहली बार पता चला कि उस टीचर का नाम रागिनी टीचर है। और कुछ औपचारिक बातें होने के बाद अमित की मम्मी ने आरती के बारे में उस टीचर से कहा। उस टीचर को पता नहीं था कि आरती की मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। रागिनी टीचर बहुत ही शांत हो गई। आरती की दुख भरी दास्तां सुनकर किसी को भी दुख होना स्वाभाविक था। बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर उस समय निशब्द हो चुकी थी। उनका गला भर आया था। वह टीचर आरती के पास गई। उन्होंने आरती के दोनों हथेलियों को चूमा और उनके आंसू छलक पड़े। और आरती को गले लगाते हुए बोली, सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। उस टीचर ने अमित की मम्मी को थैंक्स कहा और अमित व आरती को लेकर क्लासरूम की ओर चली गई। आरती के जीवन में 1 महीने बाद और एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जिनके यहाँ वो रहती थी, वह बुजुर्ग महिला रिश्तेदार का बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। उसके बाद आरती की देखभाल अमित के पापा मम्मी करने लगे थे। उनके यहाँ सिर्फ अमित उनका इकलौता बेटा था। उन्हें एक बेटी की बहुत चाहत थी। आरती को अपने घर लाने के बाद उनकी यह चाहत भी लगभग पूरी हो चुकी थी। अमित के परिवार में आरती काफी घुल मिल गई थी। इतना ही नहीं, स्कूल में रागिनी टीचर को भी आरती से बहुत लगाव हो गया था। वे भी उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। एक दिन रागिनी टीचर और उनके मिस्टर दोनों अमित के घर आए। संडे होने के कारण अमित के पापा भी घर पर ही थे। रागिनी टीचर ने और उनके मिस्टर ने अपना परिचय दिया और टीचर ने अपनी फाइल से कुछ वैधानिक कागजात निकाले और उन्होंने अमित के पापा मम्मी के सामने रख दिए। अमित के पापा को वह पढ़कर दुख भी हो रहा था और खुशी भी हो रही थी। दुख इस बात का था कि आरती अब उनके साथ नहीं रह सकती और खुशी इस बात की थी कि अब आरती अपने से ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम परिवार की मेंबर बनने वाली है। रागिनी टीचर वो उनके मिस्टर ने वैधानिक रूप से आरती को गोद लेने का निर्णय लिया था। गवाहदार के रूप में वे अमित के पापा मम्मी की साइन चाहते थे। अब बात यह थी कि कुछ दिनों से आरती अमित के घर में रहती थी। उसके मम्मी पापा का आरती के साथ काफ़ी अपनापन, स्नेह और लगाव हो चुका था।
वे भी उसे पूर्ण रूप से अपना फैमिली मेंबर ही मानते थे। इसलिए उन्होंने भी आरती को वैधानिक रूप से गोद लेने का निर्णय लिया था। जब यह बात उन्होंने रागिनी टीचर और उनके मिस्टर को बताई, तब उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रागिनी टीचर ने कहा, आपके पास अमित है, हमारी तो कोई संतान नहीं। ये कहते हुए रागिनी टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उनके मिस्टर ने कहा, 10 साल पहले रागिनी का एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा। उसके बाद उम्मीद की कोई किरण नहीं बची। सारा माहौल शांत हो चुका था। बताइए कहाँ साइन करना है? यह बोलते समय अमित के पापा का गला भर आया था। दूसरे दिन रागिनी टीचर, उनके मिस्टर, अमित के पापा मम्मी और उनके कुछ दोस्त कोर्ट पहुंच गए थे। एडॉप्शन की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी थी। एक महीने बाद आरती अब रागिनी टीचर की वैधानिक व सामाजिक रूप से बेटी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद रागिनी टीचर और उनके मिस्टर ने हरिपुर गांव हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। वे अपने घर का सारा सामान ऑलरेडी दूर किसी शहर में शिफ्ट कर चुके थे। उस दिन शाम को रेल स्टेशन पर रागिनी टीचर, उनके मिस्टर और उनकी छोटी सी प्यारी सी आरती, जो एक नए ड्रेस में परी लग रही थी। अमित, उसके मम्मी पापा और उनके अन्य मित्र उन्हें विदाई देने हेतु स्टेशन पर पहुंच चुके थे। हरिपुर छोड़ने का उनका एक ही कारण था, भविष्य में आरती जब बड़ी हो जाएगी तब उसे यह पता न चले कि आरती उनकी गोद ली हुई बेटी है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। आरती, रागिनी टीचर, वो उनके मिस्टर ट्रेन में बैठे और पता नहीं किस अनजान शहर में चले गए। वहाँ उपस्थित सभी स्वजन का मन उदास हो चुका था। वे सब स्टेशन के बाहर आए और धीरे धीरे अपने घर की ओर चले गए। उस रेल स्टेशन के बाहर जिस शिव मंदिर में आरती फुलहार बेचती थी, वहाँ खड़े होकर अमित, उसके मम्मी पापा आरती को याद कर रहे थे। और अचानक मेरी श्रीमती जी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। सॉरी अमित, मैं आने में थोड़ा लेट हो गई। क्या करूँ, इवनिंग में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। सामने जो गुड़िया फूलहार बेच रही थी, उससे मैंने 2 मालाएं ली और मैंने उसे उसका नाम पूछा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने बताया, जी आरती नाम है सर मेरा। और मेरे उदास चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। तो दोस्तों, ये थी मेरे जीवन की एक याद जो कहानी बनकर मेरे सामने आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नासिक से मैं आपका दोस्त आरजे दीपक चौहान। थैंक्स, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।